सेशन शुरू करें। यस यस यस। थैंक यू। गुड इवनिंग, सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह, आईएफपीएच इंटरनेशनल फोरम टू प्रमोट होम्योपैथी के इस हिंदी सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये 7 से 8 का आईएफपीएच का हिंदी सेशन है। इसके बाद 8 से 9 बजे तक के लिए आईएफपीएच का इंटरनेशनल सेशन होगा इंग्लिश में, और फिर 9 से 10 तक आईएफपीएच का मलयालम सेशन होगा। और आज का ये सेशन शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। जी, थैंक यू। आज आईएफपीएच के हिंदी सेशन का 321वां दिन है और आज के इस दिन पे हमारी मेहमान है डॉक्टर अमनदीप कौर। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर अमनदीप कौर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, थोड़ी बेसिक जानकारियाँ। मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चंडीगढ़ में। मैम ने बीएचएमएस कंप्लीट किया है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। एमडी मटेरिया मेडिका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी जोधपुर से। एमबीए किया है मणिपाल यूनिवर्सिटी से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, एचसीएच का, सॉरी। करेंटली परस्यू कर रही हैं पीएचडी इन ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर से। मैम ने सर्टिफिकेट कोर्सेज भी किए हैं एपिडेमिक डायनामिक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए। ग्लोबल हेल्थ एंड इंटरडिसिप्लिनरी ओवरव्यू कोर्स बाय यूनिवर्सिटी डे जेनीव। ट्रेनिंग्स फ्रॉम आईजीओटी दीक्षा पोर्टल रिगार्डिंग कोविड केयर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। मैम का आज का टॉपिक भी कोविड का ही है, सो ओवर टू यू मैम, प्लीज आज का टॉपिक शुरू करें। थैंक यू सो मच मनीष जी। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे दोबारा से ये मौका मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे आने का। सो दिस टाइम जो है मेरा टॉपिक जो है वो है कि एक मैंने ऑब्जर्वेशनल स्टडी की थी ये देखने के लिए कि जो नॉन कोविड पर्सन्स हैं, मतलब जिनको कोविड नहीं हुआ, तो जब पेंडेमिक था और लॉकडाउन हुआ था उन दिनों में उन लोगों के अंदर क्या कोई फिजिकल या मेंटल चेंजेस जो है वो थे। उनको देखने के लिए हमने एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी की थी। तो ये जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी ये प्रोफेसर डॉक्टर नीता बग्गा, हमारे कॉलेज में ही डॉक्टर अमनदीप कौर, मैं और एक डॉक्टर बालाकृष्णन नैयर है, हम सब ने मिलकर की थी। तो टाइटल जो है वो ये था कि टू स्टडी द चेंजेस इन द मेंटल एंड फिजिकल स्टेटस ऑफ नॉन कोविड पर्सन्स दैट हैव डेवलप्ड ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एंड इन लॉकडाउन पीरियड। तो हमारा रिसर्च क्वेश्चन था, क्या ये जो पेंडेमिक आया और जो उस टाइम पे लॉकडाउन हुआ था, क्या उस उन दिनों में जो नॉन कोविड पर्सन्स थे उनके ऊपर उनके दिमाग पे या उनके शरीर पे कोई इस तरीके के कोई सिम्टम्स कुछ अलग से आए थे कि नहीं आए थे, उन पे कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ। तो नल हाइपोथेसिस था कि नहीं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आए, वो इस पेंडेमिक से पहले जैसे थे अभी भी वो वैसे ही थे। लेकिन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस था कि नहीं, कुछ चेंजेस जरूर हुए होंगे मेंटल एंड फिजिकल लेवल के ऊपर। तो हमने इसी चीज को स्टडी करने के लिए आगे प्रोसेस शुरू किया। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स दो थे। एक, कि हमें एक्सप्लोर करना जो चेंजेस मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे आ रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एंड लॉकडाउन। एंड दूसरा था कि उनके सिम्टम्स जो हैं, क्या उससे हम कोई एक प्रिवेंटिव मेडिसिन निकाल सकते हैं। अगर हम उनको रेपर्टराइज करेंगे तो वो कौन सी मेडिसिन है जो हम एज एन प्रिवेंटिव यूज कर सकते हैं। तो हम सब जैसे जानते हैं कि ये जो कोरोना जब आया था उस टाइम पे 2020 के करीब, तो उसका इम्पैक्ट हमारे दिलो दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा हो गया था। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस सिचुएशन को अडेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे थे जो अडेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन और उनके ऊपर जो है दिमागी तौर पे या उनके मानसिक तौर पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको फेस उन्होंने की। तो उस टाइम के अंदर हम सब जानते हैं कि जिनको भी कोविड इन्फेक्शन हुआ था उनके ऊपर तो काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था, जो जरूरी भी था। लेकिन कुछ चेंजेस जो है उन लोगों पे भी आए जिनको वो इन्फेक्शन नहीं था, और उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया वो हम स्टडी करना चाहते थे।
हम सब जानते हैं कि जब कोविड-19 जो शुरू हुआ था, तो वहां पर लॉकडाउन के पीरियड्स आए थे, है ना। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स जो है गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में लगाए थे। लेकिन वो शुरुआती दिनों में गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल गाइडेंस या पॉलिसी उतनी जल्दी जल्दी अपडेट जो है वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारे लिए भी ये सब बहुत नया था। तो इसीलिए धीरे धीरे जब सारी सिचुएशन समझ आई, तो गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम किया, जितना वो कर सकते थे। तो उन्होंने जितने रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते थे स्टेट लेवल अथॉरिटीज पे, उन्होंने लगाई। तो क्योंकि हम इसके अंदर मेंटल लेवल के ऊपर प्रॉब्लम्स अगर कोई आए कि नहीं वो देखना चाहते हैं, तो उसी इसीलिए मैंने ये स्लाइड बनाई है कि हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने ऑलरेडी एक नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में शुरू किया था, जो उन्होंने फिर रीलॉन्च किया 1996 में, और इस टाइम उसको नाम दिया डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो उनके पास एक नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑलरेडी थी। तो एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी गवर्नमेंट ने बनाया था। अब जब कोविड आया, तो कोविड में भी जितना हो सकता था सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस को सर्कुलेट किया, ताकि वो आम जनता को एजुकेट कर सके। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है मेंटल हेल्थ सर्विसेज का उतना ज्यादा मतलब उससे हमें हेल्प मिल नहीं पाई जितनी हो सकती थी, क्योंकि एकदम से इतने सारे केसेस जो है वो आ गए थे कि उन सब चीजों को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो एडिशनली क्या हुआ, वो जो हेल्थ वर्कर्स थे हमारे, वो हेल्थ वर्कर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस जो है वो आ गया था। लोगों को उतनी नॉलेज जो है शुरू शुरू में नहीं हो पाई, और जिनको कोविड हो रहा था उनके ऊपर भी एक स्टिग्मा लगता जा रहा था कि भाई इनको जो है कोविड हो गया है। और इवन अगर आपको याद हो, तो उस टाइम पे ना जिनके भी घर में कोई पर्सन मेंटल ये कोविड वाला होता था पेशेंट, तो बाहर उसके एक पेज लगा दिया जाता था, नोटिस होता था कि इस घर में जो है वो कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट है। तो वो जो सारा था ना, वो एक बहुत एक स्टिग्मा की तरह होता जा रहा था। जिस जिसको भी कोविड हो रहा था और उसके घर जो नोटिस लग रहा था, तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। पर बाद में गवर्नमेंट ने इस चीज को चेंज कर दिया था। तो आयुष प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर देखें ना उस टाइम पे, तो गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक मेडिसिन, योगा, ये सब रिकमेंड किया। लेकिन कोई प्रोटोकॉल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उतना नहीं था। इवन आयुष ने बोला कि अश्वगंधा, च्यवनप्राश, रसायन चूर्ण, ये सब चीजें ली जा सकती हैं अगर आपको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बचना है। लेकिन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या उसके डिसऑर्डर्स उस टाइम के एपिडेमिक के दौरान बहुत ज्यादा कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं थी। योगा जरूर लिखा गया था कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी दूर करने के लिए आप योगा कर सकते हैं। और होम्योपैथी में हमारा आर्सेनिक एल्बम 30 जो मेडिसिन थी, वो एज एन प्रिवेंटिव मेडिसिन कोरोना इन्फेक्शन के लिए एडवाइस की गई थी। सॉरी। तो फिर अब बात आती है कि हमें कोविड जो जिनको इन्फेक्शन हो रही थी, उन लोगों के बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी, लेकिन जो आसपास के लोग थे उस टाइम पे उनके साथ क्या हो रहा था, तो उनके चेंजेस देखने के लिए हमने ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी की, ताकि हम उन लोगों को जो नॉन कोविड लोग हैं, उनका जो मेंटल हेल्थ स्टेटस है उसको चेक कर सके कि लॉकडाउन के दौरान उनका क्या मेंटल स्टेटस रहा। तो हेल्थ हम सब जानते हैं कि हेल्थ क्या है। WHO क्या कहता है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो सिर्फ बीमारी का ना होना शरीर के अंदर इज नॉट हेल्थ। सोशली भी इंसान वेलबींग होना चाहिए, दिमागी तो मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। तो इसलिए हम चाहते थे कि वो जो लोग जो उनका मेंटल और फिजिकल स्टेटस क्या रहेगा, क्या उनके अंदर कोई घबराहट, कोई डर, कोई चिंता, खुशी, भूख का लगना ना लगना, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, तो वो सब चेक करना चाहते थे हम। तो इसीलिए जो क्वेश्चंस भी थे उस टाइम के अंदर, जो जो इवेंट्स हो रहे थे ना,
उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है क्वेश्चनर बनाया था। जैसे अगर आपको याद हो तो जब शुरू शुरू में लॉकडाउन लग गया था, तो जितने माइग्रेंट लेबर्स थे वो बेचारे नंगे पांव जो है अपने घर की तरफ जाना शुरू हो गए थे। परिवार के परिवार जो है सिर पे सामान उठाकर पैदल जो जा रहे थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहा था कुछ भी इतना सॉरी। तो उनके लिए कुछ भी इतना फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। दो कुछ कुछ एनजीओज ने या गवर्नमेंट ने भी अपने लेवल पे कुछ बसेस को चलाने की कोशिश की थी, पर माइग्रेंट लेबर इतने ज्यादा थे कि वो उतना पूरा नहीं हो पा रहा था। कुछ लोगों की जॉब चली गई, कुछ को पैसों की दिक्कत हो गई, कुछ लोग क्योंकि घर में इकट्ठे रहना शुरू हो गए थे तो इमोशनल अब्यूज भी होना शुरू हो गया था। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे ना, वो हमने अपने क्वेश्चनियर में डाले। तो जैसे डॉक्टर हनीमैन ने अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट किया था सिंकोना बाग के साथ, तो उनको पता लगा कि सिंकोना बाग जो है वो मलेरिया को ट्रीट कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो अगर हेल्दी इंसान को दी जाएगी तो मलेरिया जैसे सिम्टम्स ही प्रोड्यूस करेगी। तो जो भी चीज जिस तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, तो जब वो बीमार होगा तो वही पोटेंटाइज करके हम उसको अगर देंगे तो वो ठीक हो सकता है। इवन ऐसे ही हिपोक्रेट ने भी बोला कि फादर ऑफ मेडिसिन है कि बाय सिमिलर थिंग्स अ डिजीज इज प्रोड्यूस्ड एंड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द लाइक इज क्योर। तो एक सिमिलर सी चीजें जो हैं वो एक डिजीज को प्रोड्यूस कर सकती हैं, और उसी से ही सिमिलर अगर हम उसको कोई चीज देंगे तो वो ठीक भी हो सकता है। ऐसे ही एरिस्टोटल ने भी बोला। तो इसी सेम प्रिंसिपल के अंदर हम जो है यही चेंजेस देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मेंटल सिम्टम्स जो है लॉकडाउन और पेंडेमिक के अंदर कोई चेंज आता है कि नहीं आता है। और अगर इन ये जो हेल्दी सो कॉल्ड हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनको कोविड नहीं हुआ था, अगर उनके सिम्टम्स हम लेंगे तो शायद हम उसमें से जो मेडिसिन निकालेंगे वो एज एन प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज हो सकती है। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया जो था वो ये था कि 18 साल से 80 साल के लोगों को हम ले सकते हैं। एक्सक्लूजन में था अगर किसी को ऑलरेडी नोन कोई मेंटल कंडीशन है तो हम उनको नहीं लेंगे। तीसरा, 18 साल से नीचे वालों को हम नहीं लेंगे। तो ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन था इसका। तो हमने क्या किया, हमने एक पेपर बेस्ड एक सर्वे बनाया। उसमें 35 आइटम्स हमने रखी, मतलब क्वेश्चंस थे। तो वो जो है हमारा जो ओपीडी है कॉलेज की, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जो ओपीडी थी, वहां पर हमने 4 दिसंबर 2020 से लेकर 30 मार्च 2021 तक जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ली लोगों से। तो वही टाइमलाइन के बीच में कहीं लॉकडाउन्स भी होते रहे। तो हम चाहते थे कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उस टाइम पे या घर के अंदर बंद हैं, उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। तो हमने जो क्वेश्चंस लिए उनका लोकेशन, कहाँ पे वो रहते हैं, क्या उम्र है, मेल है फीमेल है, तो उनका बिहेवियर किस तरीके का स्वभाव रहा उस टाइम पे, उनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स उन्होंने लिए कि नहीं लिए, कोई ट्रीटमेंट उन्होंने लिया कि नहीं लिया, जो टीवी में इतना कुछ दिखाया जा रहा था ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्या उसका उनके ऊपर कोई असर आया कि नहीं आया। तो क्योंकि उस टाइम पे पेंडेमिक चल रहा था तो कम्युनिटी बेस्ड सर्वे करना इतना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा कि हमारे हॉस्पिटल में ही जो लोग आ रहे हैं और जिनको कोविड नहीं हुआ है, उन लोगों के ऊपर हम काम करेंगे। तो हमने हमारी जो टीम थी इन्होंने सर्वे किया पार्टिसिपेंट्स का, और हमने जो लोग डायरेक्टली खुद लिखना चाहते थे उनको हमने खुद लिखने दिया। उनको पहले हमने सैनिटाइजर दिया फॉर्म फिल करने से पहले, और जब उन्होंने फॉर्म फिल किया उसके बाद भी उनको सैनिटाइजर दिया गया था ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। और जो लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं थे उनसे हमने खुद ही उनसे पूछ पूछ के क्वेश्चंस फिल कर दिया था, तो 10 से 15 मिनट हार्डली हमें लगे। तो ये जो पार्टिसिपेंट्स थे वो हमारे ट्राई सिटी के लोग थे, मतलब चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली। ये जो 3 सिटीज हैं ये बिल्कुल आसपास ही एक दूसरे के हैं। तो जो सर्वे था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी, ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या थे, प्रोसीजर क्या था, है ना, और उसमें उनका कंसेंट जो है वो लिया गया था।
और उनको ये बताया गया था कि उनकी इंफॉर्मेशन, उनका फोन नंबर, नाम वगैरह कहीं भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन जो वो दे रहे हैं उसी से ही हमें अपना जो है रिजल्ट निकालना है। तो सर्वे क्वेश्चनर जो हमारा था उसको 5 में हमने डिवाइड किया, देखने के लिए कि लॉकडाउन में इम्पैक्ट क्या आया, मीडिया का इम्पैक्ट क्या था और उनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ। तो ये सब हमने जब देखा तो स्टडी सेटिंग में हमारी ओपीडी जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की थी वहां पर हमने किया, 100 लोगों से हमने ये पूछताछ की और 4 दिसंबर 2020 से लेकर 30 मार्च 2021 तक हमने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और हमने पेपर बेस्ड क्वेश्चनर जो है वो यूज किया। सॉफ्टवेयर रडार था, नॉन रैंडमाइज्ड स्टडी सैंपल था और सैम्पलिंग टेक्निक कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक थी। तो अब आते हैं हम आगे ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस पे। तो हमारा जो क्वेश्चनर था ना वो ये एक दो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया, डेमोग्राफिक, बिहेवियर रिलेटेड क्वेश्चंस, लाइफस्टाइल चेंजेस, मीडिया इम्पैक्ट और प्रिवेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमने इनको अलग अलग कर लिया, जिस तरीके के डेमोग्राफिक्स में एज, जेंडर और रेजिडेंस, वो कहाँ रहते थे, वो ले लिया। बिहेवियर रिलेटेड क्वेश्चंस में हमने क्वेश्चन पूछा क्या उनको किसी टाइप का डर जो है वो नया डेवलप हुआ है, क्या उनको कोविड इन्फेक्शन होने का खतरा या डर उनको लगता है, जब लॉकडाउन चला गया था क्या उसके बावजूद भी उनको वो डर लगा रहा, क्या जब लॉकडाउन हुआ उनके स्वभाव में या उनके मूड में कोई चेंज आया, और जब लॉकडाउन हट गया क्या उसके बाद भी कोई चेंज था। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ था तो गुस्से में उनका रिएक्शन क्या था, जैसे कि उनका रिएक्शन इन पोस्ट लॉकडाउन, जब लॉकडाउन हट गया तब भी उनका गुस्सा जो है वो रहा था कि नहीं रहा था, उनकी फीलिंग्स क्या रही ड्यूरिंग लॉकडाउन, और जैसे लोगों की जॉब्स जा रही थी क्या उसको देख देख के आपको गुस्सा आ रहा था, क्या आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे, क्या आपका स्लीपिंग पैटर्न तो नहीं चेंज हुआ, कोई नए सपने आने शुरू हुए हो या कोई क्रेविंग्स आपकी बढ़ गई हो, कुछ स्पेशल खाने का मन करता हो ड्यूरिंग लॉकडाउन। एंड लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर हमने पूछा कि क्या आपने प्रार्थना करनी ज्यादा शुरू कर दी थी, क्योंकि अगर कोविड का इन्फेक्शन है, डर है, तो मे बी शायद कुछ लोगों ने प्रेयर ज्यादा शुरू कर दी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या लॉकडाउन के अंदर वो अपने घर को बार बार साफ करते थे, कोई नई हॉबीज जो डेवलप हुई हो, भूख कैसी थी ड्यूरिंग कोविड, एंड कोई फाइनेंशियल लॉस कोई हुआ कि नहीं हुआ, या कोई जैसे रूटीन बीमारियां घर की होती हैं, मतलब जैसे गैस होना, खांसी होना, कोई जुकाम होना, या है ना कब्जी होना, कुछ भी जो डेली रूटीन में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या वैसा कुछ उनको हुआ। फिर नेक्स्ट आता है मीडिया इम्पैक्ट। मीडिया इम्पैक्ट में क्या था कि हमने पूछा कि क्या लॉकडाउन एक पॉजिटिव स्टेप है उनके हिसाब से। उस टाइम पे व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, न्यूज सब बहुत फैली हुई थी, तो हमने पूछा क्या आप उन न्यूज पे जो इधर बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे आ रही थी आप उन पे बिलीव कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, क्या आपने टीवी ज्यादा देखा, देखा तो क्या देखा, इंडियन इकोनॉमी पे आपने कुछ जो है देखा उस टाइम पे टीवी के नहीं, और जब वो माइग्रेंट वर्कर्स जो बेचारे नंगे पांव भी मीलों तक चलते रहे, क्या उनको देख के आपको गुस्सा आया कि नहीं आया, एंड क्या आप में सिंपैथेटिक भावना जो है वो पैदा हुई कि नहीं हुई, और क्या आपने किसी की हेल्प की उस टाइम पे, और अपने आसपास कितने कोविड के केसेस हैं आप क्या वो बार बार चेक करते थे। तो प्रिवेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस में था कि आपने कौन से मेजर्स लिए कि आपको कोविड इन्फेक्शन ना हो। तो सिम्टम्स जो हैं, कोई आए लॉकडाउन में या पोस्ट लॉकडाउन में आए हो, या कोई आपने दवाई जो है ड्यूरिंग कोविड खाई हो, और क्या आपने होम्योपैथिक मेडिसिन ली थी। तो जब हमने ये सारे क्वेश्चंस पूछे तो उसका रिजल्ट क्या निकला, जो भी रिजल्ट या एनालिसिस है वो 100 लोगों को पूछा गया था, पार्टिसिपेंट्स को, उनका ही एनालिसिस है।
तो एवरेज रेंज जो निकल के आई वो 29.18 टू 34.1, मतलब 18 से 60 साल की उम्र के लोग जो थे एक्चुअली में हमारी स्टडी के अंदर आए, जिसके अंदर 56% पार्टिसिपेंट्स जो है महिलाएं थी, और 83% जो लोग थे वो ट्राई सिटी के ही लोग थे। तो 64% जो लोग थे वो चंडीगढ़ के थे, और ओवरऑल जो रिस्पॉन्स रेट जो लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए वो 94% थे। तो आगे चलते हैं। तो अब जो है ये क्वेश्चनर जो है ये शुरू हो गया। तो हमने सबसे पहले देखा कि कहाँ से जो है वो लोग देखने को हमारे हमारी स्टडी के अंदर आए। तो हमने देखा कि 50 से ज्यादा लोग जो हैं पार्टिसिपेंट्स वो चंडीगढ़ के थे। इसका रीजन ये ऑब्वियसली यही होगा कि हम चंडीगढ़ के अंदर ही हमारा जो है कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, तो हमारे आसपास मोहाली चंडीगढ़ पंचकुला के लोग वहां पे ज्यादा दवाइयां लेने आते हैं। तो क्वेश्चन जो सबसे पहला था कि कोविड इन्फेक्शन होने का कितना खतरा आपको लगता है, मीडियम, वेरी लेस, टू मच, या बिल्कुल डर नहीं। इसके अंदर हमने देखा कि 1/3 लोग पार्टिसिपेंट्स जो थे उनको ये डर था कि उनको कोविड इन्फेक्शन ना हो जाए। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स या उसके आसपास वाले लोग जो हैं उनको इन्फेक्शन हो रहा हो, तो उसके कारण उनको भी डर पैदा हो गया हो। तो अदर स्टेट्स में चंडीगढ़ में जो है हमारे प्रोपोर्शनेटली हायर इन्फेक्शन रेट था देन अदर स्टेट्स। दूसरा क्वेश्चन था कि आप क्या ऐसे मेजर्स कर रहे हैं कि आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सके। क्या आप मास्क डाल रहे हैं, क्या आप हाथ बार बार धो रहे हैं, 6 फीट का जो डिस्टेंस सरकार ने बताया था क्या आप वो कर रहे हैं। तो ये सब जब हमने पूछा तो अबाउट 85% जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिकॉशंस हमें कहा है हम वो सब कुछ कर रहे हैं। तो contradictory result was the 85% were taking necessary precautions to prevent themselves। तो क्या था कि 85% लोग तो मतलब ये प्रिकॉशंस ले रहे थे, लेकिन 1/3 लोग ऐसे थे जिनको ये डर लग रहा था कि भी फियर कि हमें कोविड जो है इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसीलिए हमें लगा कि जो लोग हैं वो केयरफुल हैं अबाउट कोविड, लेकिन वो फियरफुल उतने नहीं हैं, ज्यादातर लोग फियरफुल नहीं थे। तो अगला क्वेश्चन आता है कि आप मतलब उन लोगों के अंदर क्या कोई बिहेवियर चेंजेस हुआ लॉकडाउन के अंदर या उसके बाद, जैसे कि उदास होना, गुस्सा आना, घबराहट होना, रोना, चिंता करना, खुश होना, ऐसा सा कोई भी बिहेवियर चेंज अगर नजर आया हो। तो मतलब क्लोज टू हाफ, मतलब 44 लोगों ने ये बोला कि हमारे अंदर कोई बिहेवियर चेंज नहीं आया। और उन्होंने मे भी शायद ये हो सकता है कि उनको लगता हो कि क्योंकि हम अपने घर के अंदर है तो हम सेफ हैं, तो ये लॉकडाउन एक पॉजिटिव स्टेप है। उदास होना जो है वो 24% लोगों में देखा गया, गुस्सा 10% में, और घबराहट 15% में। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन आया कि जब अनलॉक हुआ था क्या उसके बाद भी आप में कोई चेंजेस आए आपके स्वभाव में। तो उसके अंदर 79% लोगों ने बोला कि हमारे अंदर कोई बिहेवियर चेंज जो है नहीं नजर आया। तो ये जो बिहेवियर चेंज नहीं नजर आ रहा मे बी रीजन हो सकता है कि वो उतने डरे हुए नहीं थे कोविड इन्फेक्शन के लिए, इसलिए उनमें कोई ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला। तो व्हाट वाज योर रिएक्शन इन एंगर ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो हमने पूछा कि भी जब लॉकडाउन हुआ तो आपका अगर गुस्सा आ भी रहा था तो उसमें रिएक्शन क्या आ रहा था। क्या आप अपने गुस्से को दबा रहे थे, आप किसी से बात नहीं करना चाहते थे, या गुस्से में कोई चीजें फेंक रहे थे, या आप गालियां निकाल रहे थे, या कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं आया। तो आधी पार्टिसिपेंट्स ने 51% पार्टिसिपेंट्स ने बोला कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो ज्यादा दबा रहे थे, वो ज्यादा बता नहीं रहे थे और ज्यादा बात नहीं कर रहे थे गुस्से, जब भी गुस्सा उनको आ रहा था। तो अगला क्वेश्चन था कि जब लॉकडाउन हट गया
क्या उसके बाद कैसा रिएक्शन था गुस्से में? तो उसमें ज्यादातर लोगों ने बोला कि भी ज्यादा हमारा कोई रिएक्शन नहीं था गुस्से के अंदर पोस्ट लॉकडाउन, क्योंकि मे बी शायद अगर उनका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था तो हो सकता है कि वो सेटिस्फाइड हो लॉकडाउन के कारण, क्योंकि लॉकडाउन के बाद थोड़े से नंबर जो है वो कम होने शुरू हो गए थे, तो ये भी रीजन हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन था कि क्या आपने कोई आपके अंदर सिम्टम्स आए जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद? तो उसमें आया कि हाफ टू द पार्टिसिपेंट्स जो थे उन्होंने बोला हमारे अंदर मानसिक तरीके का कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिला हमें। मे बी शायद वो इस चीज से सेटिस्फाइड हो गए हों कि लॉकडाउन लग गया है तो हम सेफ हैं। फिर उसके बाद हमने पूछा जब लॉकडाउन हट गया तो उसके बाद कोई चेंज आया आपके अंदर? तो मतलब आधे के करीब पार्टिसिपेंट्स ने बोला कि नहीं, कोई स्पेसिफिक साइंस नहीं आए हैं। फिर उसके बाद कि कोई डर आपके अंदर पैदा हुआ, कोई नया डर ऐसा आया हो, यस नो, है ना, या कुछ ज्यादा नहीं? तो 83% पार्टिसिपेंट्स ने बोला कि नहीं, उनके अंदर ज्यादा कोई डर पैदा नहीं हुआ, कोई नया डर नहीं था। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 को भी सपोर्ट करता है। हो सकता है डर इसीलिए नहीं आया क्योंकि उनको लग रहा था कि हम प्रॉपर प्रिकॉशंस अगर लेते रहेंगे तो हमें कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने पूछा कि जब लॉकडाउन हट गया था क्या उसके बाद भी डर लग रहा था आपको? तब भी उन्होंने बोला नहीं, उनको कोई डर नहीं लगा। फिर उसके बाद हमने पूछा जो टीवी के ऊपर इतना कुछ इकोनॉमी के बारे में आता है, क्या आप उसमें बिलीव करते हैं, क्या आप उसको देखते हैं? तो ऑप्शन में था कि देखते हैं पर बिलीव नहीं करते, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम देखते ही नहीं हैं, देखते हैं और बिलीव भी करते हैं। तो इसमें जो 32 पार्टिसिपेंट्स ने बोला कि वो टीवी देखते तो है लेकिन बिलीव नहीं करते उसके ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, वॉज देयर एनी फीलिंग ऑफ एंगर? मतलब जब हम इतना न्यूज सुनते थे कि लोगों की जॉब्स जा रही हैं तो उसके कारण क्या आपको गुस्सा आया? तो उसमें 1/3 लोगों ने बोला कि हाँ, उनको गुस्सा तो आया लेकिन वो उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते थे इसलिए वो किसी को बोलते नहीं थे, पर गुस्सा जरूर आता था। तो 1/3 लोगों ने बोला हमें कोई गुस्सा नहीं आया। तो हो सकता है कि वो जिनको गुस्सा आ रहा था वो ज्यादा सेंसिटिव थे या सिंपैथेटिक थे, बट हेल्पलेस थे, वो कुछ कर तो सकते ही नहीं थे किसी और के लिए। तो इसीलिए जो है वो अपने अंदर ही फीलिंग्स उन्होंने रख ली। तो 1/3 लोग जो है वो इनडिफरेंट हो गए थे दूसरों के लिए। तो आगे क्वेश्चन आया कि डिड यू सफर फ्रॉम एनी फाइनेंशियल लॉस? तो कोई ऐसा कि पैसे की दिक्कत आई हो, कोई लॉस हुआ हो? तो जनरली लोगों ने बोला कि आधे से ज्यादा लोगों ने कि हमें कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है। तो ये इसका रीजन ये भी हो सकता है कि एक तो फाइनेंशियल लॉस जो है वो ज्यादा मे बी जो रूरल एरियाज थे या उनमें ज्यादा हुआ हो। तो चंडीगढ़ में सभी जो है जॉब वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो घर से काम करना था। तो डिजिटलाइजेशन जो हमारे इंडिया में हमारी सरकार ने कर दिया है तो उसका बड़ा फायदा हुआ लोगों को और उनका फाइनेंशियल लॉस उतना नहीं हुआ। तो उसके बाद क्वेश्चन आया कि भाई कंप्लीट लॉकडाउन में आपकी फीलिंग क्या रही, आपको घर में रहना कैसा लगा, क्या आप खुश थे, चिंताजनक थे, उदास थे, गुस्सा आया, क्या फीलिंग थी? तो 1/3 लोगों ने बोला कि हम बहुत खुश थे घर में रहकर, और 1/3 लोगों ने ही बोला कि हम खुश नहीं थे घर रहकर। तो ये ऑलमोस्ट सेम सेम सी इक्वेशन जो है वो आ रही है। तो मे बी जिन लोगों का बहुत हेक्टिक शेड्यूल था ना, वो घर रहकर अपनी फैमिली के साथ जब टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे, जब लॉकडाउन हुआ तब उनको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को भी मिला, ज्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ा, तो शायद इसलिए वो खुश थे। और कुछ लोग वरिड थे, मे बी वो इसलिए हो कि भाई कहीं मेरा जॉब जो है उस वो ना चला जाए, क्योंकि अनसर्टेनिटी मतलब बदलाव तो था ना कि एकदम कब सरकार मतलब कंपनी बोल दे कि नहीं अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, तो वो टेंशन जो है मे बी हो सकती है। फिर उसके बाद हमने पूछा था कि आपके स्लीपिंग पैटर्न में कोई चेंज आया, कि आपकी नींद खराब हुई हो, अब उतनी अच्छी नींद नहीं आ रही हो, या अच्छी नींद आ रही है, क्या हुआ? तो 1/3 लोगों ने बोला कि उनको बहुत अच्छी नींद आ रही है क्योंकि वो घर रहकर बहुत खुश है।
उनको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। एक तिहाई लोगों ने बोला कि हमें नींद आने में दिक्कत हो रही है, हमें लेट नींद आ रही है क्योंकि हम घर रहकर और टेंशन में आ रहे हैं। फिर हमने पूछा क्या कोई ऐसा नए ड्रीम्स आपको आए हुए हैं, तो उसके लिए लोगों ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हमने पूछा आप अपना घर कितनी बार साफ करते हैं, तो फिर आधे से ज्यादा लोगों ने बोला कि भी हम अपना घर डेली साफ कर रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि साफ सफाई रखना जो है वो बहुत जरूरी है, उससे हम कोविड इन्फेक्शन से बच सकते हैं। फिर हमने पूछा कि लॉकडाउन एक पॉजिटिव स्टेप है कि नहीं है आपके लिए, तो उन्होंने बोला, आधे से ज्यादा लोगों ने बोला कि एक पॉजिटिव स्टेप है। फिर हमने पूछा हाउ मच सिंपैथेटिक, मतलब जब लोग बाहर जो है जा रहे थे, माइग्रेंट लेबर अपने घर जा रहे थे, इतनी दिक्कतें हो रही थी, तो आप क्या, आपके अंदर वो सद्भावना पैदा हुई, सिंपैथेटिक फीलिंग पैदा हुई आपके लिए ये सब कुछ देखकर? तो आधे से ज्यादा, आधे लोगों ने बोला कि उनको सिंपैथेटिक फीलिंग जो है वो आई थी जब वो वीडियोस देखते थे। एंड यही चीज जो है क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही बताया कि 50% लोग जो है सेम जो है उनको सिंपैथेटिक फीलिंग थी। एंड 25% पार्टिसिपेंट्स ने बोला था कि जब वो टीवी पे ये सब देखते थे तो उन्हें गुस्सा आता था। फिर हमने पूछा कि जब आप उन माइग्रेंट वर्कर्स को जाते हुए टीवी पर ऐसे देखते थे तो आपके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होता था, तो उन्होंने बोला हम उदास होते थे देखकर कि भी ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद हमने पूछा कि आपने किसी गरीब इंसान की मदद की उस दौरान, तो एक तिहाई लोगों ने बोला कि हाँ हमने कभी कभी मदद की कोविड क्राइसिस के दौरान। तो जो इंसान सिंपैथेटिक होगा वो ही दूसरों की मदद करेगा, तो सिंपैथेटिक की रेशो 50% जो है वो आ रही थी क्वेश्चन नंबर 19 में, और यहाँ पर एक तिहाई लोगों ने बोला कि हाँ हम मदद कर रहे थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया कि क्या आप अपनी फीलिंग्स जो एक्सप्रेस करते थे जब लॉकडाउन हुआ था, तो एक तिहाई लोगों ने बोला कि हम कभी कभी अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करते थे, कभी नहीं करते थे। तो हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि कोविड क्राइसिस के बारे में वो सोच रहे हो और अपनी फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। फिर उसके बाद आया कि आप कितनी बारी अपने आसपास कोविड केसेस कितने बढ़े वो देखते थे, तो 40% लोगों ने बोला हम डेली चेक करते थे कि कितने कोविड के केसेस बढ़े। फिर उसके बाद क्वेश्चन था कि डिड यू बिलीव कि जो भी व्हाट्सएप मैसेजेस जो है आपको आ रहे थे उस पे आप विश्वास करते थे, तो उसमें लोगों ने बोला 42% लोगों ने कि नहीं हम विश्वास नहीं करते थे और उस पे हम एक्ट भी नहीं, उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं हम लेते थे। तो उसके बाद इसका रीजन ये हो सकता है कि उस टाइम पे इतने सारे मैसेजेस आते थे व्हाट्सएप के ऊपर कि कौन सा फेक है कौन सा सही है, ये सब कुछ समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हो सकता है कॉशियस बिहेवियर जो है ये पेशेंट जो है वो पार्टिसिपेंट्स दिखा रहे थे। तो मोर देन हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ने बोला कि वो एंटरटेनमेंट चैनल्स देखना उन्होंने ज्यादा पसंद किया घर रहते हुए। और वो, और एक तिहाई लोगों ने ऑलरेडी जो है पिछले क्वेश्चन 15 में बोला था कि वो खुश हैं घर रह के। और उतने ही आधे से ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि हम एंटरटेनमेंट सीरियल्स हमने घर बैठकर देखे और हमने अपनी लाइफ को एंजॉय किया उस टाइम पे। फिर हमने पूछा कि क्या आप भगवान को ज्यादा याद कर रहे हैं, क्या आप प्रे कर रहे हैं ज्यादा लॉकडाउन के दौरान आपने किया, तो उन्होंने मतलब आधे के करीब लोगों ने बोला 48% लोगों ने कि हम जैसे रूटीन में करते थे हमने वैसे ही किया, हमने अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज ज्यादा नहीं बढ़ाई। फिर क्वेश्चन आया कि जो रूटीन ट्रबल्स जो है घर के अंदर होती हैं डे टू डे रूटीन में, जैसे सिर दर्द होना, खांसी, बुखार, जुकाम, कब्ज होना या कुछ भी ऐसा कि आपको हुआ, तो 80% लोग जो थे उन्होंने ये बोला कि भी हमें घर रहकर ज्यादा कोई तकलीफ हुई ही नहीं। तो घर में रहकर तकलीफ नहीं हो ये भी हो सकता है कि क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोगों ने बोला कि वो खुश थे घर रहकर अपनी फैमिली में, प्लस वो साफ सफाई कर रहे थे और केयरफुल थे, जो जो प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ने बोली थी वो उनको फॉलो कर रहे थे, तो मे बी इसीलिए उनको हेल्थ इश्यूज उतने ज्यादा नहीं आए। फिर क्वेश्चन आया
कि कोई ऐसी नई हॉबी आपके अंदर पैदा हुई जब लॉकडाउन आया था, क्योंकि उस टाइम पे आपको याद होगा कि वो रेसिपीज इतनी व्हाट्सएप के अंदर आती होती थी कि हर कोई कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा होता था। तो हमने पूछा कुकिंग, म्यूजिक, डांस, गार्डनिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, कोई नई लैंग्वेज, टीवी देखना, मूवीज देखना, कुछ भी ऐसा आप जो है कोई नई चीज आपने की हो, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा 40% लोगों ने बोला कि कुकिंग उनकी नई एक हॉबी जो है वो बन गई है। क्योंकि उस टाइम पे हर कोई घर में था और जो है उनको खाने पीने ज्यादा पसंद जो है वो आ रहा था। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन पूछा कि कोई ऐसी क्रेविंग आपकी नई पैदा हुई हो, कुछ खाने पीने में आपको बहुत अच्छा लग रहा हो जो पहले ना हो अब हो गया हो। तो उसमें 22% लोगों ने बोला कि फ्राइड फूड खाना अब हमें बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया है। 20 लोगों ने स्पाइसी फूड बोला, 12% लोगों ने मीठा बोला, 10% लोगों ने नमकीन बोला, और 20% लोगों ने बोला कि हमें कोई क्रेविंग एज सच नहीं हुई। फिर क्वेश्चन आया कि आपकी भूख ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस कैसी रही। तो उस दौरान जो है बढ़ी, कम हुई, या वैसी की वैसी ही रही। तो मोर देन हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो थे, मतलब आधे से ज्यादा 51% लोगों ने बोला कि उनकी भूख बढ़ी ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस। मे बी इसका रीजन ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो अपने घर के अंदर थे, फैमिली के साथ थे, प्लस वो खुश थे, उनका जो एक्स्ट्रा इधर उधर जाना वो बच गया था, पेट्रोल का खर्चा भी इनफैक्ट बच रहा था, कोई और ज्यादा फाइनेंशियल लॉस उनको हुआ नहीं, तो वो घर से भी बैठे जॉब कर रहे थे। तो हो सकता है सारी एकदम कंजीनियल एनवायरनमेंट बन गया था कि भी सब कुछ सहायक हो रहा हो जैसे। तो उसके कारण जो है हो सकता है कि वो खुश रह रहे हैं तो भूख पड़ गई हो। 1/3 लोगों ने बोला कि वो खुश थे, है ना, वही क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। और 40% ने बोला था कि कुकिंग उनकी न्यू हॉबी बन गई है। तो जब कुकिंग न्यू हॉबी बन गई तो बार बार कोई नई नई चीजें बनाना और खाना वो एक दस्तूर सा घर में बनना शुरू हो गया था उस टाइम पे। एंड 50% लोगों ने ऑलरेडी आंसर किया कि वो घर में रह के बहुत खुश थे। फिर हमने जो है वो क्वेश्चन पूछा कि ड्यूरिंग कोविड जब आप दवाई लेते थे तो आपने कौन सी दवाई ली। क्या आपने जो होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी ने बोला था कि आर्सेनिक लेनी है, क्या आपने आर्सेनिक ली, या आयुर्वेदिक या काढ़ा लिया आपने कोई, या आपने अंग्रेजी दवाई खाई, या कोई दवाई नहीं खाई। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि 31% लोगों ने आर्सेनिक एल्बम जो है वो ली, और आयुर्वेदिक या काढ़ा, इस जो घर में बनी चीजें थी दवाइयों का, वो ओनली 12% थी, और एलोपैथी तो ओनली 4% थी। तो इट इज 4% से 31% बिग डिफरेंस। फिर उसके बाद 47% लोगों ने बोला हमने तो कोई दवाई ही नहीं ली। तो वही मे बी शायद क्योंकि 80% लोग बोल रहे थे कि उनको कोई नई एलिमेंट नहीं हुई क्वेश्चन नंबर 21 में। तो जब एलिमेंट ही नहीं हुई तो उन्होंने दवाई क्या लेनी थी, तो इसीलिए शायद 47% लोगों ने बोला कि उन्होंने कोई दवाई नहीं ली। लेकिन 31% लोग ऐसे थे जिन्होंने आर्सेनिक एल्बम ली। फिर हमने पूछा कि क्या आपने होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन जो बोली जा रही है, क्या आपने वो ली। फिर उसमें 41% लोगों ने बोला हाँ हमने ली, और 56% लोगों ने बोला कि हमने कोई होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं ली है। फिर आगे क्वेश्चन आता है मतलब फिर मे बी शायद मोर देन हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ने कोई होम्योपैथिक दवाई नहीं ली, लेकिन 41% आर्सेनिक एल्बम जो है जिन्होंने बोला कि हमने ली, ये भी क्वेश्चन नंबर 21 और 31 से मिला जुला सा आंसर जो है वो मिलता है। फिर इस सब का जब हमने सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया तो हमें क्या समझ में आया स्टडी करने के बाद, कि लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे ना वो केयरफुल थे।
मतलब कि गवर्नमेंट ने हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी है, हमें ये फॉलो करनी है, उन्होंने की, जिसके कारण उनको कोई डर वाला मतलब डर उनका कोई नया पैदा नहीं हुआ। तो 80% लोग जो थे उन्होंने ये बोला था कि वो मतलब कोई डर पैदा नहीं हुआ और वो सारी प्रिकॉशंस ले रहे थे। 69% लोगों ने बोला था कि कोई रूटीन कंप्लेंट के लिए उन्होंने दवाई नहीं ली, और 51% लोगों ने बोला था कि उन्होंने कोविड के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं ली। और 60 लोगों ने ये बोला कि क्लीनलीनेस जो है हम रख रहे हैं। तो हमने रूब्रिक्स लिए कॉशियस, केयरफुल, और उधर से क्लीनिनेस डिजायर, उनकी भूख बड़ी थी तो एपेटाइट डिजायर, है ना, और फ्राइड फूड डिजायर स्पेशली उसके अंदर ये था, और एंगर सप्रेस्ड जो है वो लिया, और सिंपैथेटिक बिहेवियर लिया। तो जो मेजर ऑब्जर्वेशन निकल के आई वो ये आई कि लोग कॉशियस है कोरोना एपिडेमिक के लिए। सारी प्रिकॉशंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको बताई थी वो जनरल पब्लिक ने, जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने फॉलो किया। इसीलिए उनका डर जो है वो कम हो गया था कि उनको कोरोना इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा। और मे भी हो सकता है कि लॉकडाउन के अंदर जो है लोग ऑलरेडी फियरलेस थे, तो जब लॉकडाउन खत्म हुआ तब भी वो फियरलेस और ज्यादा हो गए कि अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया, मतलब कि अब जो है बीमारियां, मतलब ये कोविड इन्फेक्शन जो है वो चली जाएगी। तो वो जब बाहर निकले ना, तो उन्होंने उतनी प्रिकॉशंस नहीं ली। तब उनका जो ये वाला बिहेवियर था ना, इसी के कारण शायद सेकेंड वेव जो है वो आई कोरोना की, जो जल्दी ही आ गई थी। तो ओनली 35% लोगों ने बोला कि कोरोना इन्फेक्शन जो है वो हमें हो सकता है। 70% ने बोला कि पॉजिटिव स्टेप था लॉकडाउन। 37% लोग खुश थे। 58% लोग एंड टीवी देखकर खुश थे। उसके बाद 40% के करीब लोगों ने फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड खाया, उनकी नींद अच्छी रही, कुकिंग नई हॉबी बन गई। और 53% ने बोला कि उनको फाइनेंशियल लॉस एज सच नहीं हुआ है, और जो रूटीन फिजिकल ट्रबल्स उन थी वो भी नहीं थी उनको, और उन्होंने ज्यादा एपिडेमिक के बारे में इधर उधर सर्च जो है वो नहीं किया। तो जब हमने ये सब कुछ देखा, तो यही जो मैं पीछे मैं बता चुकी हूँ वही सारी स्लाइड्स हैं कि स्पाइसी फूड खाया, फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, फिजिकल ट्रबल्स जो है वो चली गई थी। तो हमने इसको रिपर्टराइज किया। हमने इन्हीं सिम्टम्स को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके उसका हमने रिपर्टराइज किया। तो जब रिपर्टराइज कर रहे थे तो हमने रूब्रिक्स कौन से लिए? केयरफुलनेस, फास्टिडियस, एंगर, एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर, sympathetic, frivolous, cheerful, fried food desire, spicy food desire, appetite increased। तो जब हमने रिपर्टराइज किया तो हमने देखा कि सीपिया जो है सबसे ज्यादा सिम्टम्स कवर कर रही थी, सिर्फ एक सिम्टम को छोड़ के, फ्राइड फूड डिजायर। ये जो है चार्ट है रिपर्टराइजेशन, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दो मेडिसिन आ रही हैं, एक है नैट्राम्यूर और एक है सीपिया। ये दोनों 8-8 सिम्टम कवर कर रही है 9 में से। जो सीपिया है उसके अंदर फ्राइड फूड डिजायर जो एक फिजिकल जर्नल सिम्टम है वो नहीं है। नैट्राम्यूर जो है उसके अंदर फ्रिवुलस जो हमने लिया था वो वाला सिम्टम नहीं है। तो क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे लिए मेंटल्स को कवर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन एक फिजिकल जर्नल के लिए। तो उसको अगर देखते हैं तो हमारी तरफ से जो हमें लगा कि वो सीपिया जो है वो दवाई जो है निकल के आ रही है एज एन प्रिवेंटिव। तो अगर हमें याद हो तो सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो थी उस टाइम पे लॉकडाउन में भी उन्होंने सीपिया 200 जो है एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किया था इंस्टेड ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन कंटेनमेंट जोन ऑफ कोसर एरिया ऑफ अमरोली। इवन इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी सीपिया 200 जो है वो यूज की थी। इसकी न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में जो 9 जून 2020 को भी आई थी। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकलता है वो हमें लगता है कि सीपिया जो है एज एन प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर कोरोना इन्फेक्शन ली जा सकती है बेस्ड ऑन मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स जो हमारे सर्वे में निकल के आया। तो इस चीज को भी अगर हम और रिसर्च आगे करेंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो और निकल के आ जाएं बाहर।
पर अभी के लिए हम जो हमारी रिसर्च है उसमें हमें सीपिया जो है वो मेडिसिन ठीक लगी। बस यही मेरी तरफ से इतना ही था आज। आई होप कि एक मिनट, बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई डिस्कशन। अमनदीप जी, आपने बहुत अच्छा एक रिसर्च मेथोडोलॉजी के आधार पर आपने प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, सभी को बताने का कोशिश किया है। और बहुत ही छोटी छोटी बातों को लेकर के आपने चला। ये बहुत बड़ा ये कहते हैं माइन्यूट ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को कहा जा सकता है ना। जो और इस स्टडी के कारण जो आपके दवा निकल करके आए हैं वह एक चौंकाने वाला इसलिए भी होता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्सेनिकम को प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में कहा, लेकिन आपने सिपिया, और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, ये सिपिया हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में जो मेरा जैसा मानना है कोई जीनस एपिडेमिकस टाइप का स्टडी नहीं था, और आपका जो स्टडी है तो वो जीनस एपिडेमिकस स्टडी के आधार पर है जो हैनीमैन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। मिलता क्या, वही है ही। तो आपने और हैनीमैन ने भी यही कहा कि हर एक समय में एक ही प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं होगा। जैसे कि आज कोरोना हुआ है और फिर इसका कोई अलग वर्जन आता है, कुछ अलग वर्जन आता है, तो तीनों समय में जो है सो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मेडिसिन को प्रिवेंटिव नहीं माना जाए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको जीनस एपिडेमिकस का, और इस बात को भी प्रूव कर रहा है आपका स्टडी कि आपके जो पोस्ट कोविड इफेक्ट हैं उसके अंदर में आर्सेनिक से ज्यादा, बिकॉज रेस्टलेसनेस का जो था फीचर्स आर्सेनिक का वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। नाउ द टाइम इज दैट टू रियलाइजेशन एंड जिसको हम लोग सिपिया को कहते हैं, इट इज ए मेडिसिन फॉर द रियलाइजेशन। तो डेफिनेटली आपका स्टडी जो है तो बहुत ही रेलिवेंट है इस समय में, और मैं समझता हूँ कि इस पर काफी अच्छा आपने प्रस्तुत किया है, और मुझे काफी अच्छा लगा। मैं सुन रहा था पूरा ध्यान से आपका। और हमारे साथ में हम लोग के को होस्ट हैं डॉक्टर नूतन शर्मा जी, आज आई है बहुत दिनों के बाद में। नमस्कार सर। मैं इनसे भी कहूँगा कि आप कुछ आप भी कॉलेज में है, लखनऊ कॉलेज में है, नेशनल क्या नाम है, नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज। हाँ, तो डॉक्टर अमनदीप जी, मैंने बहुत अच्छा आपकी स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी आपने की, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के सर्वे का। जैसा कि अभी सर ने बोला कि जो प्रिवेंटिव मेडिसिन थी आर्सेनिक एल्ब, उसका असर जाता रहा। तो बोरिक में लिखा हुआ है कि आर्सेनिक एल्ब का जो ड्यूरेशन होता है वो 60 डेज का होता है। आप म्यूटेड हैं नूतन जी, आप म्यूटेड हैं। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए नूतन जी। राइट की बात है कि 60 डेज में ये असर किया। और तो हमें यहाँ पे ये जानने की जरूरत थी कि बजाय वैक्सीनेशन के हम आर्सेनिक को ही अपना बूस्टर डोज और उसी को देते रहते हैं। इस पे भी एक स्टडी करने की जरूरत है कि क्या आर्सेनिक का जो रिएक्शन है वो भी हम करेंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल रखा है कि पायलट स्टडी करो, ये स्टडी करो कि देखो कि ड्यूरेशन हर मेडिसिन का कि ड्यूरेशन कितना कितना है, वो सही है कि नहीं। तो ये जो आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी थी बहुत अच्छा लगा, और जो आपका क्वेश्चन एयर मॉडिफिकेशन है वो भी बहुत ही अप्रोप्रिएट था कि आपने कुछ जो भी जो मेंटल सिम्टम्स हैं, सिंपैथी और फियर, सभी चीजों को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चनियर बनाया। बहुत ही सटीक आपकी स्टडी रही, उसके लिए मैं आपको अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जी। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगी डॉक्टर हरि नारायण प्रसाद जी को, हमारे सीनियर फैकल्टी गंगा सागर जी को। अपने 2 शब्द बोलिए आप लोग भी।
आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। डॉक्टर हरिनारायण प्रसाद जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप कुछ बोलें। कुछ बोलना चाहिए, बहुत अच्छा मुझे लगा। जी, डॉक्टर गंगा जी, गंगा सागर जी, डॉक्टर गंगा सागर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, ठीक है। डॉक्टर हरिनारायण प्रसाद जी का मैसेज आया है कि थोड़ा वो ऑक्यूपाइड है, तो मैं यहाँ आमंत्रित करूंगी डॉक्टर रमा देवी मैम आप आइए, आप कुछ बोलिए। इनकी एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी हुई है, सर्वे। मैम आप इंग्लिश में भी बोल सकती हैं। डॉक्टर रमा देवी मैम, आई इनवाइट यू हाँ, to give your feedback about this study. Please come. रमा देवी मैम, आप सुन पा रही है? प्लीज आप अनम्यूट कीजिए आपको। डॉक्टर कौर, मैं बस कुछ चीजें हैं जो हालांकि बहुत ही अच्छी स्टडी थी आपकी, कुछ चीजों के बारे में और मैं शुरू में थोड़ा मिस कर दिया कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो चीजें मैं नहीं पता नहीं कर पाई इसमें। मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो यही थे कि चेंजेस जो है फिजिकल और मेंटल लेवल पे नॉन कोविड पर्सन जो है उनमें क्या आ रहे हैं वो देखना, उसको एक्सप्लोर करना, और दूसरा उन सब सिम्टम्स को लेकर रिपर्टराइज करके एक प्रिवेंटिव मेडिसिन निकालना जो हम दे सकते हैं जो है। अच्छा, एक और चीज पूछनी थी मुझे कि ये आपने रिट्रोस्पेक्टिव किया ना, कोहॉर्ट किया ना? ये उस टाइम पे जब चल रहा था ना, उसी टाइम पे, मतलब क्रॉस सेक्शनल स्टडी है ये। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं उस समय नहीं थी जब आप ये बता रही थी, मैं बस ड्यूरिंग स्टडी। ये 2020 दिसंबर और मार्च तक, 2021 तक वो ही टाइम था जब लॉकडाउन लग रहे थे और कोविड शुरू हो चुका था, तो उन दौरान हमने ये किया था। तो यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे पास स्कोप है कि हम रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे आपने इसके लिए किसी भी डिजीज के लिए अगर आपका हॉस्पिटल है तो वहां भी कर सकते हैं। तो बस ये मैं आमंत्रित करूंगी दोबारा डॉक्टर रमा देवी मैम, प्लीज कम फॉरवर्ड। एंड रमा देवी मैम, आपको मैं बुलाना चाहूंगी कि आप इंग्लिश में ही बोलिए। अमनदीप मैम, एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ कुछ स्पीकर, कुछ हमारे जो डेलीगेट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स, उनको अच्छे से हिंदी नहीं आती है, तो मैं कभी कभी हेजिटेशन। सानी सर, आप कुछ और इसमें ऐड ऑन करना चाहें? मुझे तो जो थोड़ा सा एक चीज को मैं देख रहा हूँ, मेंटल सिम्टम्स को तो इन्होंने काफी अच्छा लिया ही है। तो जो दो बातें आती हैं जब हम लोग मेंटल सिम्टम्स को कवर करते हैं, एक होता है कि उसका प्रीवियस मेंटेलिटी क्या था। जैसे इन्होंने लिखा कि अभी ज्यादा ये मीठा, ज्यादा तीखा खाना पसंद आ गया। तो तीखा खाना क्या पहले से था उन व्यक्ति में? अगर इस बात का भी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि एक इसमें दो एस्पेक्ट बनता है। जो चेंज सिम्टम्स हुआ दैट इज द वो समय वो होता है कि आपका वो डिजीज के कारण हुआ, माने सिचुएशन के कारण हुआ। और जो अनचेंज होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ चीज को मैं ये देखता हूँ, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको कि पहले से ही डरपोक होते हैं। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ, पहले से ही डरपोक है, तो कोरोना के बाद में और भी डर बढ़ गया। तो उन्होंने अपने जो क्वेश्चनर्स में उन्होंने लिखा कि मेरे डर बढ़ गए। तो ये जो है तो उसका फिर उसका जो रिलेट नहीं करता है कि उसके अंदर में चेंज हुआ, जस्ट एक्साइटिंग फैक्टर मिला तो वो बढ़ गया, है ना। तो
हम लोग को एक चीज को इसमें थोड़ा सा भी ध्यान में हमको लगता है कि आगे चल करके उसके इंडिविजुअल साइकोलॉजी को इंडिविजुअल पैटर्न का भी एक पार्ट को इसमें ऐड करने से हम लोग थोड़ा सा विशेष इस पर और भी अच्छा कर सकेंगे। हालांकि ये प्रयास बहुत ही सफल है और बहुत ही अच्छा है, और मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा डिफिकल्ट है कि हर एक का केस टेकिंग करना भी है और फिर उसके बाद केस टेकिंग करना भी है, क्योंकि हर एक केस टेकिंग करके उसका मेंटल बिहेवियर देखना और क्या मेंटल बिहेवियर में चेंजेस, दोनों में डिफिकल्ट है। तो ये चैलेंजिंग जॉब होगा, और मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि हम लोगों को चेंज जो मेंटल पैथोलॉजी जो डेवलप कर रहा है और वो देखने के लिए है। हाँ ठीक है, चेंजेस उस समय में पेशेंट का जो आज बता रहा है, आज जो बता रहा है वो आज का स्टेटस बता रहा है, लेकिन उसका पहले का स्टेटस क्या है, तभी तो हम लोग को वो ज्यादा सिम्टम्स के रूप में ज्यादा हमको उभर करके आएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न ही था तो ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं उसको उसे इंडिकेट नहीं करेंगे। तो मेरा थोड़ा सा ऐसा ये है इस पर, और ये मैं जो बोल रहा हूँ बहुत आसान काम नहीं होगा, मैं इसको भी महसूस कर रहा हूँ, और इसको लेकिन आगे चल करके हम लोग को इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का एक प्रोटोकॉल जो आप बनाएंगी तो आप लोग बनाएंगे उस प्रोटोकॉल को में इस चीज को हम लोग को शामिल करें। क्योंकि सीसीआरएच के प्रोटोकॉल में मैंने देखा है, सीसीआरएच के प्रोटोकॉल में जो केस टेकिंग का फॉर्मा है जो उन्होंने एक ड्रग प्रूविंग्स के लिए करते हैं या क्लिनिकल प्रूविंग्स के लिए करते हैं, तो उसमें वो लोग पहले प्रोफॉर्मा यूज करते हैं, यानी कि उनके लिए पूरा डिटेल्स केस हिस्ट्री रखते हैं और उसके बाद में उसको ऑब्जर्व करते हैं क्लिनिकल स्टडी, तो ये ज्यादा ऑथेंटिक होता है। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि ये छोटा सा प्रोजेक्ट था, कोई कम समय का था, तो इसमें इतना संभव नहीं था, इसीलिए सही है। लेकिन और इसको इस पर लॉन्ग टर्म ट्रायल में जाना चाहिए। तो मैं अमनदीप जी से भी ये भी कहूंगा कि आप इसके लॉन्ग टर्म ट्रायल में भी एक वर्क इनिशिएट कीजिए, तो इस पर आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। वैसे आपने बहुत अच्छा एक आइडिया दे दिया है मुझे इसके ऊपर भी काम हो सकता है क्योंकि मैं लॉन्ग थोड़ा सा टर्म इफेक्ट क्या रहा। रिसर्च ओरिएंटेड हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इस पर रहता है, तो मैं इस पर, लेकिन इस पर एक सोचिए और इसको भी आगे कुछ करते, आप लोग रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हैं तो ये इसको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू। एंड नूतन जी, हम लोग का समय पूरा हो गया, आप वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करते हुए डॉक्टर मनोज को मैं सभी का कीजिए। सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और मैं डॉक्टर अमनदीप कौर जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी स्टडीज के बारे में हमें ज्ञानवर्धित किया। आगे भी आपको आमंत्रित करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप आते रहिए, और हमारे पार्टिसिपेंट्स इनमें स्टूडेंट्स भी हैं जिनका ज्ञानवर्धन होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का, और साहनी सर का, जो बिल्कुल बिना रुके, बिना कोई भी तूफान आए, कुछ भी आए, सर हमेशा डटे रहते हैं। हम लोग कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन सर आपको सैल्यूट, मेरा सैल्यूट कर रही हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच सर। अब हमारे साथ डॉक्टर मनोज जी जुड़ गए हैं इंग्लिश सेशन के लिए। डॉक्टर मनोज जी, वेलकम एंड ओवर टू यू। Thank you, Dr. Nudan and Mrudul. Hello, everybody. I'm Dr. Manoj, welcoming you